गाइस हम सब जानते हैं कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ है तब से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मैसिव ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चल रही है और इंडिया के ऊपर भी इसका काफ़ी मैसिव इम्पैक्ट आया है। अब इसकी वजह से एलपीजी, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल इन सब के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसी तरह अगर इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ते रहे तो इंडिया के अंदर काफ़ी मैसिव इन्फ्लेशन आ जाएगी जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर से कम नहीं होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है गाइज, दैट इज व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब गाइज हुआ क्या ना, लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी ओमान गए थे फॉर अ विजिट और वहां पर जाकर उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डील करी थी विद दी ओमान गवर्नमेंट। क्योंकि आप देखो एक बात समझो, 2025 जो था ना ईयर, वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल वाला ईयर था। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रम्प जो थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड के ऊपर टैरिफ्स लगा के रखे हुए थे एंड अल्टीमेटली वो हर कंट्री के ऊपर अपनी डोमिनेंस को शो करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरीके से अपनी एनर्जीज को सिक्योर कर सके गोइंग फॉरवर्ड। तो इन्होंने क्या किया, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया विद ओमान। अब उसके अंदर क्या अग्रीमेंट हुआ कि ओमान जो है ना वो क्या करेगा कि इंडिया के ऊपर जितनी भी वो कस्टम ड्यूटीज़ लगा रहा था, मतलब 99% जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो, मतलब उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, उसके अंदर टेक्सटाइल आता है, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स आता है, उसके अंदर इंजीनियरिंग गुड्स आता है और साथ में आते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, इनके ऊपर ओमान ने ना 99% प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया था। लेकिन साथ में इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि जो ओमान जो है ना वो इंडिया को नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगा गोइंग फॉरवर्ड। इन्होंने क्या किया, पूरे ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर ना ये डिसीजन लिया कि एक 2000 किलोमीटर की एक पाइपलाइन आएगी फ्रॉम ओमान टू इंडिया। अब ये पाइपलाइन का मकसद क्या होगा, बेसिकली ये करना क्या चाहती है कि इंडिया के अंदर ना डायरेक्टली ये अंडर वाटर एक पूरी पाइपलाइन बनेगी जो कि इंडिया के अंदर ना नेचुरल गैस को पूरी मूव कर सकती है इजीली। जिससे होगा क्या, गोइंग फॉरवर्ड अगर कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या उसके अराउंड कभी भी मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी क्राइसिस आती है तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई प्रॉब्लम ना आए और वो आराम से अपने एनर्जी को मेंटेन कर पाए कंट्री के अंदर और इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन नहीं आएगी जिसकी वजह से। अब जो ओवरऑल कॉस्ट जो है ना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का वो अराउंड $4.8 बिलियन है और इसकी वजह से ऑलरेडी जो नेचुरल गैस की जो ओवरऑल जो सप्लाई है कंट्री के अंदर वो ऑलरेडी बढ़ गई है। देखो अभी पाइपलाइन तो नहीं बढ़ा लेकिन इनके ट्रेड जो है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। क्योंकि इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है, हुआ क्या था ना, जब ईरान के ऊपर जब इजराइल और यूएस ने अटैक कर दिया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि यूएस जो था वो अपने मिलिट्री बेसिस जो मिडिल ईस्ट के अंदर उनके जो मिलिट्री बेसिस थे उनको भी यूज़ कर रहा था और वो सारे सऊदी अरेबिया, यूएई इन सारे एरियाज़ के अंदर थे। तो हो क्या रहा था ना, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ईरान ने उनके जो स्ट्रेटेजिक ऑयल एसेट्स जो है ना उनके ऊपर भी अटैक कर दिया था। जैसे ही उनके ऊपर अटैक किया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया का जो मेजर जो क्रूड और नेचुरल गैस जो आ रहा था ना वो सऊदी अरेबिया और यूएई इन सब से आ रहा था। अब हुआ क्या, जैसे ही इनके ऊपर अटैक्स हो गए तो इनके पोर्ट्स वगैरह जैसे ही थोड़े डिस्ट्रॉय किए गए, इसकी वजह से क्या हुआ, ये यहाँ से ना वो इंडिया की जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ से पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ओमान स्टेप्ड अप। तो जो सारा नेचुरल गैस पहले इन दो कंट्रीज से आ रहा था और इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था इन कंट्रीज़ के ऊपर। देखो एक चीज़ तो ये भी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी क्लोज हो गया। वो क्लोज होने की वजह से क्या हो रहा था ना, उस एरिया से जितनी भी शिप्स निकलेगी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो एक प्रॉब्लम तो ये भी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दूसरी चीज़ ये भी थी कि उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स ही हैम्पर हो गए थे जिसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट इनके इंडिया के साथ ट्रेड पे ऊपर आया। इस टाइम पे क्या हुआ, इंडिया को तो अपने नेचुरल गैस चाहिए ही था तो उन्होंने क्या किया, ओमान को कॉल अपॉन किया कि आप यहाँ से हमें अपना भेजना स्टार्ट करो नेचुरल गैस और हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करो। इसकी वजह से क्या हुआ है, लास्ट 1 ईयर के अंदर इंडिया के जो ओवरऑल जो इंपोर्ट्स थे फ्रॉम ओमान दैट हैज डबल टू $1.4 बिलियन। और गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक 2000 किलोमीटर्स की एक पाइपलाइन बना रहे हैं जिसके थ्रू आने वाले टाइम पर बहुत इजीली यहाँ से नेचुरल गैस और आपकी कंप्रेस नेचुरल गैस आपकी इजीली आपको मिल पाएगी। तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड जिससे इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंस जो है ना वो काफ़ी हद तक बाकी कंट्रीज के ऊपर से कम हो जाएगी। गाइस देखो अब इस बारे में बात करते हैं कि ओमान ही क्यों, बाकी कोई और कंट्री क्यों नहीं। क्योंकि देखो ओमान जो है ना उसकी ज्योग्राफी इस तरीके से है कि आप ये चीज़ समझ लो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्दर्न पॉइंट के ऊपर है और जो ओमान है वो उसके साउदर्न टिप के ऊपर है। मतलब आप ये समझो कि ओमान जो है ना उसके पोर्ट्स जो हैं बेसिकली जो उसके जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उनके 2 गेट्स हैं। एक गेट खुलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ और दूसरा गेट खुलता है डायरेक्टली अरेबियन सी की तरफ।
अब लॉजिकली एक बात सोचो, अगर मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर क्लोज रहता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ से जितनी पास हो रही होंगी ना शिप्स, उनको आने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन ओमान जो है, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो इस तरीके से है कि वहाँ से अगर वो चाहे तो डायरेक्टली अरेबियन सी के अंदर अपनी शिप्स को पहुँचा सकता है। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और दैट मीन्स उन्हें उस चोक पॉइंट को फेस ही नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गोइंग फॉरवर्ड अगर ओमान से कोई भी अगर आपका शिप आ रहा है तो वो बहुत ईजिली आ सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो गाइस, साथ में ना एक और पर्टिकुलर डील करी गई, वो ये थी कि इंडिया की ना जितनी भी ऑयल एंड गैस की जो स्टोरेज है बेसिकली वो ओमान के अंदर बनाना चाह रहे थे कि ठीक है, कुछ हद तक हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी है या कुछ हद तक हम अपने पास अपने स्टोरेज टैंक्स हैं हमारे पास, लेकिन इंडिया के अंदर जितनी भी स्टोरेज हो सकती है ना एनर्जी की, वो सिर्फ 45 डेज तक की हो पाती है। अगर आप बात करते हो जापान की तो उसके पास 9 मंथ्स तक के रिजर्व्स हैं और चाइना और बाकी कंट्रीज़ के पास भी काफ़ी हद तक उनके पास रिजर्व्स रहते हैं। तो कभी भी ऐसा हो ना कि कभी भी ग्लोबली कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर फ्यू मंथ्स, तो होता क्या है ना, वो कंट्रीज़ तो आराम से मैनेज कर लेती हैं क्योंकि उनके पास अपने रिजर्व्स हैं, वो ईजिली उनको यूज़ कर सकती है। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ एज आई जस्ट टोल्ड यू कि 45 डेज़ के रिजर्व्स ही हैं। तो होगा क्या कि 45 डेज़ के रिजर्व्स तो बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर ना कोई भी अगर मान लो ऐसा कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कुछ क्लोज हो जाता है या मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इंडिया के ऊपर उसका इमीडिएट इंपैक्ट दिखने लग जाता है। अब इसको काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ओमान को बोला कि आप हमारे लिए वहाँ पर ही स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बनाओ और हमारे लिए वहाँ पर उनको स्टोर करके रखो कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम वहाँ से अपने टैंक्स जो है ना, अपनी शिप्स जो है वहाँ से मंगवा कर अपनी कंट्री के अंदर अपनी एनर्जी को सिक्योर कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि ओमान ने ना साथ में इंडिया की नेवी को भी एक्सेस दे रखा है अपने पोर्ट्स के ऊपर। अब इससे ना दो फायदे होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया जो है ना वो आराम से, अगर मान लो कोई भी शिप अगर ओमान से निकल रही है और वो इंडिया आ रही है तो नेवी जो है, क्योंकि नेवी वहाँ पर है काफ़ी सारी, तो होगा क्या ना, वो आराम से सिक्योर कर देगी कि हमारे जो शिप्स जो है ना वो ईजिली इंडिया पहुँच सकें और कोई भी वहाँ पर बीच में उनको कोई ऑब्स्टेकल ना मिले। दूसरी चीज़ क्या होती है ना गाइस, देखो जितनी हमारी नेवी वहाँ पर है ना तो उस एरिया के ऊपर ना हमारा एक इंटेलिजेंस के लिए भी हमारे ऊपर ना काफ़ी हद तक हमें एक हेल्प मिल जाती है, क्योंकि अगर हमारी नेवी वहाँ पर होगी तो हमें वहाँ के आसपास के एरियाज़ के अंदर क्या चल रहा है स्ट्रेटेजिकली, हमें वो भी काफ़ी हद तक चीज़ें पता चलती रहती हैं। देखो दूसरी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पास काफ़ी हद तक ना है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ना वहाँ पर जो उनका सबसे बड़ा जो पोर्ट है बेसिकली दैट इज़ ग्वादर पोर्ट। अब होता है ना, ग्वादर पोर्ट की ना इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, चाइना जो है ना वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है मोस्टली, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है ना वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उस एरिया से भी अगर शिप्स निकलेंगी ना तो होता क्या है, वो वहाँ से बहुत लंबा रूट पड़ता है। अगर चाइना को यूरोप या मिडिल ईस्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है तो वो साउथ चाइना सी की तरफ से होता हुआ, अगर पूरी अरेबियन सी होता हुआ फिर अगर यूरोप या मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ेगा तो आप समझो उनका ना ट्रैवलिंग टाइम या उनके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको काउंटर करने के लिए चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ ना एक डील करी, उन्होंने एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, मतलब फ्रॉम चाइना टिल ग्वादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान की पूरी कंट्री के थ्रू होता हुआ बिल्कुल अरेबियन सी से लगा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अब ये जो पोर्ट है ना बेसिकली इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि चाइना जो था ना वो इसको यूज़ कर रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर इंडिया के पास, अगर ओमान के पास भी, अगर इंडिया के पास काफ़ी हद तक उनके पोर्ट्स के पास उनका एक्सेस रहेगा, और क्योंकि इंडिया की काफ़ी सारी इकोनॉमिक टाइज भी हो गई हैं ओमान के साथ, तो इंडिया जो है ना बेसिकली एक ग्वादर पोर्ट का एक काफ़ी हद तक काउंटर भी क्रिएट कर रहा है इन ओमान, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर भी वो पोर्ट भी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अब इससे क्या होता है ना, जो चाइना और पाकिस्तान चाहते थे कि ग्वादर पोर्ट जो है ना उसको वर्ल्ड का एक सेंटर बनाया जाए या उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट बनाया जाए, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो काफ़ी सारा जो ट्रेड है ना वो करेगा ओमान के थ्रू। तो गाइस वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि नरेंद्र मोदी ने जो ये डील करी है ओमान के साथ, देखो ये डील लास्ट ईयर ही हो चुकी थी और ये लास्ट ईयर बाय द एंड ऑफ 2025 ये डील वॉज टोटली क्लोज्ड। अब हुआ क्या था, ये स्टार्ट कब से हो रही है, जून 2026 से, तो ये अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है और इसके बेनिफिट्स अब इंडिया को और ज़्यादा मिलने स्टार्ट हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। और ये काफ़ी वेलकम चेंज है, क्योंकि इंडिया जो है ना अपनी एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा, एज आई टोल्ड यू, कि वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड वो धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। और साथ में क्या है, इंडिया भी काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है, नेचुरल गैस जो है ना वो इंडिया के अंदर भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जा सके, और उसके अंदर भी इंडिया काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेकर आने की कोशिश कर रही है। तो वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि इंडिया इतना समझ चुकी है कि उनको एनर्जी सिक्योर करनी ही पड़ेगी, बिकॉज
बिकॉज वर्ल्ड जो है ना वो आज की डेट में उतना भी ग्लोबलाइज्ड नहीं है। अब काफ़ी आइसोलेशन आ चुका है। अपनी हर कंट्री को ना अपने लिए रिजर्व्स जो हैं उनको काफ़ी हद तक इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएँ। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।